वेलकम टू न्यूक्लियस एजुकेशन एकेडमी। तो बेटा आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे क्लास 11th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जो कि क्या है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, राइट। तो अब देखो बेटा, बात करें अगर केमिस्ट्री की, तो सबसे पहले मैं अगर आपका बेसिक नॉलेज चेक करूं और उसमें अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट डू यू मीन बाय केमिस्ट्री, तो बेटा केमिस्ट्री क्या है, और सिंपल सा आंसर जो बनकर आता है वो ये आता है, केमिस्ट्री is the branch of science. Yes, no doubt, chemistry is the branch of science that studies the composition, structure and properties of matter and the changes it undergoes during the chemical reaction. सबसे पहले देखो, केमिस्ट्री को अगर और भी इससे भी शॉर्टन लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो सिंपल सा लैंग्वेज बनता है इसका, सिंपल सा जो इसका आंसर बनता है, दैट इज स्टडी ऑफ मैटर। देखो बेटा, दुनिया में जो कुछ भी है, जितना कुछ भी आप सबको दिख रहा है, उन चीजों को हम दो क्लास में डिवाइड करते हैं। यूनिवर्स जो होता है, यूनिवर्स में हम चीजों को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जो भी आपके दिमाग में आ रही है। या तो बेटा वो क्या होने वाली है, एनर्जी होने वाली है, और या वो क्या होगा, मैटर होगा। ये बहुत बेसिक सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, इधर वो एनर्जी होगी या वो क्या होगा, मैटर होगा। अब स्टडी ऑफ मैटर जिस ब्रांच ऑफ साइंस में आता है वो क्या है बेटा, आपकी केमिस्ट्री है ना। तो बहुत सिंपल भाषा में अगर आपको कोई पूछे केमिस्ट्री क्या है, तो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। ये जो स्टडी का मीनिंग है ना, ये यहां पे निकल कर आता है। स्टडी ऑफ व्हाट, ऑफ द कंपोजिशन। जिस मैटर की आप बात कर रहे हो उसका कंपोजिशन कैसा है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी प्रॉपर्टीज कैसी है ना। बेसिकली प्रॉपर्टीज का मतलब बहुत सारी चीजें हम लोग बात करेंगे आगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड द चेंजेस इट अंडरगोज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस जब भी होगी तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे, इन सब की स्टडी करना इज द केमिस्ट्री। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर मैं आपसे पूछूं कि केमिकल रिएक्शंस क्या है, तो बेटा क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर था आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और उसमें आप लोगों को बताया गया था ऑल दोज प्रोसेसेस वेयर देयर इज अ चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इनमें से कुछ भी है तो वो क्या है बेटा आपका, वो एक केमिकल रिएक्शन होगी, है ना। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है, जैसे इनो आपने देखा होगा, है ना, जो आपका फ्रूट सॉल्ट होता है, जो खाने का सोडा होता है ना, बेकिंग सोडा वगैरह, इनको जब आप पानी के साथ मिलाते हो तो क्या होता है, ये रिएक्शन करते हैं, CO2 गैस इवॉल्व होती है, तो उसे आप क्या बोलते हो, केमिकल रिएक्शन बोलते हो, राइट। लेकिन अगर आपने नमक को पानी में डाला, क्या कोई चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं हुआ ना। इसका मतलब वो क्या है, वो एक केमिकल रिएक्शन नहीं है ना। वहां चेंज इन स्टेट नहीं कहते हैं, एक भी ये भी बात ध्यान रखना। आपको ऐसा लगता है कि सॉल्ट जो है वो सॉलिड से लिक्विड में बदल गया, ऐसा नहीं होता है। सॉल्ट लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है। आपको जो व्हाइट क्रिस्टल्स दिखते हैं वो सॉल्ट्स के ही पार्टिकल्स है, जो कि वाटर में जाके फाइन पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं, बट स्टिल उनकी फिजिकल स्टेट में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आया होता है। लेट इट बी क्लियर, ओके। सो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा केमिस्ट्री क्या चीज है। अच्छा, उसके अलावा जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो सब क्या होगी, एनर्जी होगी। लाइक साउंड अगर आप मुझे बोलोगे तो साउंड मैटर नहीं है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। अब क्वेश्चन आता है वापस, सर मैटर क्या है ना। ये भी आपको 9th और 10th में पढ़ाया जाता है। देखो, मैटर के लिए बोला जाता है एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। जो कुछ भी मास होता है जिसके पास भी, और जो भी स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब आप एक बार के लिए क्या समझ सकते हो, जिसका कोई ना कोई क्या हो, वॉल्यूम हो, वो सब क्या है, आपके मैटर की कैटेगरी में आएंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ओके। नेक्स्ट देखिए, ये आ गया आपका एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। वो सब कुछ जिसके पास कोई ना कोई मास है या जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, मेरे लिए वो क्या है, हमारा मैटर है, राइट। नाउ क्योंकि हम बात केमिस्ट्री की कर रहे हैं और केमिस्ट्री में हम किसकी स्टडी करते हैं, मैटर की स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग मैटर की कौन कौन सी जो क्लासिफिकेशन है उनकी। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी क्लासिफिकेशन ऑफ
मैटर, राइट। अब देखो मैटर का क्लासिफिकेशन जो है वो दो तरीके से किया जाता है, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब वो होता है जैसे आप लोग क्लास में बैठे हो और अगर मैं आपको कहूं कि आपका एक फिजिकल क्लासिफिकेशन करना है तो मैं एक कुछ पैरामीटर्स लूंगा, लाइक आपकी जो बॉडी वेट ले लिया मैंने, आपकी बॉडी की हाइट ले लिया, आपकी जो पूरी हाइट है, ये हाइट बॉडी वेट है ना, या और कुछ भी अगर मैं कुछ देखूं तो ये सब क्या है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब ऐसा होता है जिसे हम डायरेक्टली देखकर मेजर कर सकते हैं, उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे ये देखना है कि तुम्हारी क्लास में से कितने बच्चे ईमानदार है, अब ईमानदार कितने हैं उसके लिए तो मैं उनके चेहरे देख के तो नहीं पता लगा सकता, इसके लिए मुझे उनके ऊपर कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट, कोई ना कोई ऐसी ट्रिक करनी पड़ेगी जिससे मुझे पता चलेगा कि क्या वो सच में ईमानदार है या नहीं है, या मुझे ये देखना है कि वो झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ऐसा कुछ भी अगर मुझे देखना है तो मतलब जिसे मैं डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकता, तो उसके लिए हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, क्या आप वाटर को और अल्कोहल को देख के पता लगा सकते हो कि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? हाँ, लेकिन देखो समझने वाली बात है, वैसे तो बॉइलिंग पॉइंट को हम फिजिकल प्रॉपर्टी में रखते हैं, है ना, लेकिन यहां हम बात करें मैटर का क्लासिफिकेशन, है ना। तो मैटर के क्लासिफिकेशन में आपको यहां पे बेसिकली क्या देखना है, साइज हो गया, शेप हो गया, ये कुछ चीजें देखनी है, वॉल्यूम हो गया, ये सब चीजें देखनी है आपको। तो उसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो फिजिकल क्लासिफिकेशन जो है वो कितनी मैटर को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है बेटा, 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, राइट। तो फिजिकली हम मैटर को किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और इन सब के बारे में आपने बहुत अच्छे से 9th और 10th में पढ़ा है। सॉलिड के लिए क्या होता है, डिफाइनाइट शेप होता है, डिफाइनाइट वॉल्यूम होता है। लिक्विड की बात करें तो उसका शेप डिफाइनाइट नहीं होता है बट वॉल्यूम डिफाइनाइट होता है। और गैस के लिए जो आपका शेप और वॉल्यूम है दोनों ही डिफाइनाइट नहीं होते हैं। इसके अलावा डेंसिटी देखते हैं तो सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है ना, आपकी लिक्विड की थोड़ी सी लो होती है और गैस की डेंसिटी बहुत कम होती है ना। उसके अलावा इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस, ये बहुत सारे कैरेक्टर्स हमने कहीं ना कहीं पढ़े हैं, है ना। अभी हमारे इतना डिटेल में नहीं है, तो बेसिकली आपको ये थोड़ी बहुत जो है वो एक बार आइडिया आना चाहिए। नेक्स्ट बात करें केमिकल क्लासिफिकेशन की, तो देखो बेटा केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में मैटर को 2 क्लास में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका प्योर सब्सटेंसेस और एक होते हैं मिक्सचर्स। अब देखो इसमें क्या डिफरेंस है। प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है कि जब भी कोई सब्सटेंस या मैटर एक ही टाइप के पार्टिकल से बना हो, एक ही टाइप के पार्टिकल्स का मतलब एक ही टाइप के एटम्स है या एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, प्योर बोलेंगे। लेकिन अगर किसी सब्सटेंस के अंदर या उसके फॉर्मेशन में 2 और मोर देन 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइंड हो जाए जिसका कोई रेशियो भी फिक्स ना हो, या एटम्स कंबाइंड हो जाए जिनका कोई फिक्स रेशियो ना हो, तब उस केस में हम उसे क्या बोलेंगे, मिक्सचर्स बोलेंगे। तो ये वेरिएबल कंपोजिशन रखता है, इसका कंपोजिशन कुछ भी चेंज हो सकता है। पानी और नमक का अगर मिक्सचर की बात करो तो अगर मैं 1 चम्मच पानी नमक और ग्लास भर पानी लूंगा तब भी वो मिक्सचर है। 4 चम्मच अगर मैं नमक ले लूं और अगर मैं 2 ग्लास की जगह 1 ग्लास, 1 ग्लास की जगह आधा ग्लास भी पानी ले लूं तब भी वो क्या कहलाएगा, मिक्सचर ही कहलाएगा, उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। लेकिन अगर मैं कहूं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन करवाना है ना, तो अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशियो को 2:1 ले लूं तब तो ये बनेगा वाटर, है ना। लेकिन अगर मैं इसी के रेशियो को 2:2 या सिंपल रेशियो 1:1 ले लूं तब ये बन जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाटर से कंप्लीटली क्या है, डिफरेंट है, ये कोई तरह से सेम नहीं है। कहने का क्या मतलब हुआ, जस्ट एक ऑक्सीजन बढ़ा देने से जो बनने वाला न्यू मॉलिक्यूल है वो कंप्लीटली इससे क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, राइट। आगे हम बात करते हैं, हमारे पास में केमिकल क्लासिफिकेशन में अगेन मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस को डिवाइड करेंगे। प्योर सब्सटेंसेस मैंने आपको क्या बोला, मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, है ना, मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ये एक ही टाइप के एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं। अगेन नेक्स्ट इसके अंदर वापस क्लास बनती है एलिमेंट। अब देखो एलिमेंट क्या है, तो बेसिकली एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। दोज प्योर सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स ओनली, है ना, जिनके अंदर एक ही टाइप के एटम्स होते हैं। जैसे हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जिसके अंदर प्रेजेंट सारे हाइड्रोजन एटम्स है, नो कोई दूसरा एटम नहीं होगा। हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, है ना, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोरीन हो गया,
आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब कौन है? एलिमेंट्स है, और इन सब के अंदर एक ही टाइप का एटम है, एंड दैट इज वाई ये क्या है? प्योर सब्सटेंस है। अगेन बात करूं कंपाउंड की, तो देखो कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होगी? तो कंपाउंड के लिए आप ध्यान रखना, व्हेन टू और मोर elements are combined in a fixed ratio, comma, compounds are formed. अब ये बड़ा समझने वाली बात है। अगर आप एलिमेंट्स की बात करें तब तो वो सिर्फ एक ही टाइप के एटम से बना होता है, नथिंग एल्स। लेकिन कंपाउंड जो होता है वो टू और मोर देन टू एलिमेंट्स के एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होने से बनता है। हाइड्रोजन का 1 और हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का अगर 1 रेशियो ले लें तो हमारे पास बनता है H2O। अब सोचो, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल भी दिया, अगर मैं इसी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशियो को 2:2 कर देता तो मेरे पास ये फॉर्मूला क्या बनता? H2O2। और सिर्फ एक ऑक्सीजन ज्यादा हो जाने से बनने वाला न्यू मॉलिक्यूल इससे कंप्लीटली H2O से क्या है? डिफरेंट है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब ये हो गया कि कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशियो। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। इनका रेशियो जो होता है वो फिक्स्ड होता है। अगर आप रेशियो फिक्स नहीं करोगे तो इस केस में आप लोगों का कंपाउंड जो है वो वेरी करता जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, या हो सकता है वो बने ही ना, राइट? तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड्स बोलते हैं। अगेन अगर आपको कोई पूछे तो एलिमेंट्स जो होते हैं ना बेटा, एलिमेंट्स को हम लोग 3 कैटेगरी में अगेन डिवाइड करेंगे, है ना? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। ये मेरे ख्याल से आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है ना? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। तो ये सब चीजें हम लोग पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में भी आएगी तो वहां पे भी हम बात करेंगे। बट फिर भी कोई पूछ ले कि एलिमेंट्स अगेन कितने टाइप के होते हैं बेटा, तो देयर आर 3 टाइप ऑफ एलिमेंट्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। अगर बात करें कंपाउंड की, वैसे कंपाउंड की अलग अलग डिफरेंट क्लास बनाई जा सकती है, बट फिर भी अगर कोई पूछे कंपाउंड की क्लास कितनी होती है तो वैसे हम 2 क्लास बनाते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना? ये भी हम लोग थोड़ा कहीं ना कहीं बीच में आएगा तब हम बात करेंगे। इसके अलावा अब कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, आयोनिक कंपाउंड होते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं, तो उनके बेस अलग हो गए। मतलब किस बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर रहे हो वो डिपेंड करता है। मोस्टली कई जगहों पे कंपाउंड को 2 ही टाइप में यहाँ पे रखा गया है, तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, राइट? ये आगे क्या है ये सब जब आएगा तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। देखो बात करते हैं मिक्सचर की। अब मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? देखो, मिक्सचर्स आर मेड अप by 2 or more elements or compounds। एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स कह सकते हो आप। 2 या 2 से ज्यादा कितने भी मॉलिक्यूल्स हो, कंपाउंड्स हो, उनका कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं हो, है ना? जब व्हेन एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल लिख सकते हो, कंपाउंड्स लिख सकते हो, are combined in any ratio, mixtures are formed when elements, molecules और compounds are combined in any ratio। it must be clear, ratio कुछ भी हो सकता है, ratio का फिक्स होना यहाँ जरूरी नहीं है, तब उन्हें हम क्या बोलेंगे? मिक्सचर्स बोलेंगे। मिक्सचर्स अगेन कितने टाइप के होते हैं बेटा? 2 टाइप के होते हैं, होमोजेनस, हेट्रोजेनस। होमोजेनस कब बोलेंगे, हेट्रोजेनस कब बोलेंगे? तो देखो बेटा, होमोजेनस कब बोलेंगे? व्हेन, देखो मिक्सचर बनेगा तो उसमें 2 और मोर देन 2 क्या होंगे? कोई ना कोई कंपाउंड्स होंगे, है ना? व्हेन ऑल ऑफ द कंपाउंड्स या जितने भी इसके अंदर कंपोनेंट्स है, दे आर कंप्लीटली मिजिबल विथ ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, है ना? उनके बीच किसी तरह की कोई सेपरेटिंग लेयर ना हो। देयर इज नो सेपरेटिंग लेयर, दे आर नॉन डिस्टिंग्विशेबल, है ना? उन्हें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, उन्हें डायरेक्ट फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते। देयर इज नो फिजिकल लेयर जो आप उसको एक दूसरे को डिस्टिंग्विश कर पाओ, तब उसको क्या बोलेंगे? होमोजीनियस बोलेंगे। हेट्रोजीनियस कब बोलेंगे? व्हेन द कंपोनेंट्स आर
इमिजिबल, या यूं कह दीजिए कैन बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल लेयर। जैसे अगर मैं नमक और पानी को मिलाता हूं तो एक मिक्सचर बनेगा, जैसा कि मैंने पहले बताया। लेकिन नमक और पानी को मिलाने के बाद क्या आप ये बता सकते हो कि नमक कहां गया पानी में? आप कहोगे गायब हो गया। गायब तो नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैं वापस से उसको इवेपोरेट करवाऊं तो नमक मुझे वापस मिल जाएगा। इसका मतलब है तो नमक अंदर ही। लेकिन लेकिन क्या बात कह रहा था मैं, लेकिन अगर आपका नमक पानी में कंप्लीटली मिजिबल है, आपको पता ही नहीं चल रहा पानी में कहां गया, इसका मतलब वो क्या बना रहा है? होमोजेनियस मिक्सचर बना रहा है। लेकिन अगर मैं आपकी मिट्टी को, सॉइल को पानी में डिसॉल्व करने की कोशिश करूं, उसको कितना ही मैं उसको अच्छे से स्टिर कर दूं, शेक कर दूं, आफ्टर अ सेकेंड्स, मिनट्स, कुछ घंटों के बाद में पूरी की पूरी मिट्टी नीचे जम जाएगी, है ना, सेटल डाउन हो जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ? आप कुछ भी कर लीजिए, मिट्टी पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो रही है, उसे आप इजीली फिजिकली सेपरेट कर पाते हो कि सब इसके ऊपर ऊपर पानी दिख रहा है, इसके नीचे मिट्टी दिख रही है। इसका मतलब वो कैसा मिक्सचर बना रही है? हेट्रोजेनियस मिक्सचर बना रही है। बोलो बात समझ में आई? तो ये सब बेसिक बेसिक बातें थी। वैसे आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो चुका है और ये सारी चीजें आपके फर्स्ट चैप्टर में आ रखी है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब देखो, नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जैसा कि अभी मैंने बोला आपको कि प्रॉपर्टीज जो होती हैं मैटर की, उनको हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक आती है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी, एक आती है केमिकल प्रॉपर्टी। मैंने अभी आपको बोला भी था। फिजिकल प्रॉपर्टी कब बोलेंगे? व्हेन, ऐसी प्रॉपर्टीज जिसकी हम बात करें कि व्हेन दे कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन, विदाउट एनी चेंज इन द प्रोसेस। किसी तरह का कोई चेंज नहीं करना पड़े, कोई तरह की केमिकल रिएक्शन नहीं करवानी पड़े मुझे, उनके कंपोजिशन में किस तरह का कोई चेंज नहीं करवाना पड़े, तब अगर मैं किसी चीज को मेजर कर पा रहा हूं तो बेटा वो प्रॉपर्टीज क्या कहलाएगी? फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे मेरे पास ये मार्कर है ना, अब इस मार्कर की मुझे लेंथ पता करनी है, तो बेटा इसके लिए मुझे इस मार्कर के अंदर कोई चेंज लाना पड़ेगा क्या? नहीं लाना पड़ेगा। मार्कर है सिंपल सा, इसको मैं किसी भी मीट्रिक स्केल के पास रखूंगा, इसका लेंथ चेक कर लूंगा, भाई इतनी लेंथ है। अगर इसका मुझे मास क्या काउंट करना है, मास पता करना है, इसको मैं वेइंग मशीन पे रख दूंगा, मुझे इसका मास पता चल जाएगा। कलर फाइंड करना है, कलर पता चल जाएगा। लेकिन अगर मुझे इसकी कोई एसिडिटी या कंबशन, कंबजिबिलिटी जिसको हम बोलते हैं कि ये जलता है तो क्या बनाएगा, या इसकी किसी के साथ रिएक्टिविटी है ना, कि जैसे ये एसिड के साथ में कैसे रिएक्ट करेगा, तो अगर इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाना है तो मुझे एसिड इसके साथ डालना पड़ेगा। जैसे ही इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाऊंगा, मान लीजिए ये एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा, बट क्या इसने अपना खुद का सेक्रीफाइस किया कि नहीं किया, खुद को कंज्यूम करवाया कि नहीं करवाया? इसका मतलब दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ दिस सब्सटेंस और विदाउट चेंजिंग या विदाउट डूइंग एनी केमिकल रिएक्शन, उन्हें तो हम क्या बोलेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलेंगे। बट अगर किसी प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए आपको कोई ना कोई चेंज करना पड़ेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? केमिकल प्रॉपर्टी। तो देखिए लिखिए इधर, properties which can be measured or observed without changing the identity or the composition of the substance, है ना, आपके कंपोजिशन को चेंज करने की जरूरत नहीं रहेगी, तो वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज। और अगर मुझे ऐसा करने के लिए, केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए, अगर measured only by the chemical reaction, मुझे कुछ ना कुछ तो इसके साथ में ट्रीट करवाना ही पड़ेगा, देन वो क्या कहलाएगी बेटा? केमिकल रिएक्शन। तो एग्जांपल की बात करूं तो देखो, कलर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, है ना, बॉइलिंग पॉइंट होंगे, डेंसिटी हो गई, ये सब किस में आती है? फिजिकल प्रॉपर्टी में आती है। और एसिडिटी हो गया, बेसिसिटी हो गया, कंबसिबिलिटी हो गया, ये सब किस में आता है आपके? ये आता है आपके केमिकल प्रॉपर्टीज में, राइट। चलिए आगे देखिए, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। आप मेजर कैसे करोगे फिजिकल प्रॉपर्टीज को? तो देखो बेसिकली छोटी छोटी बात है, एनी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट सच एज लेंथ, ये सब किसकी बात हो रही है? फिजिकल प्रॉपर्टी की बात हो रही है। is represented by a number followed by unit। याद रखना। अब देखो, मुझे अगर इसकी लेंथ पता करनी है, लेंथ इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। अब लेंथ को मेजर करने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए होती है, हमेशा याद रखना। क्या चाहिए होती है? एक तो चाहिए होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, या इसको आप डिजिट बोल सकते हो, है ना, एक डिजिट चाहिएगी, कुछ ना कुछ तो होगा, है ना, और एक चाहिएगी इसकी यूनिट। देखो समझना बात को, अगर मैं कहूं इस मार्कर की लेंथ क्या है, तो मैं बोलूंगा 5। 5 क्या? 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर, 5 फीट, वॉटएवर, कुछ भी हो सकता था। तो 5 से काम नहीं चलेगा। मैं बोलूं कि इसकी लेंथ है मीटर, कितना मीटर? 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 2.5, 3.5, कितना मीटर? तो क्या सिर्फ यूनिट बोलने से काम चलेगा? नहीं। क्या सिर्फ डिजिट बोलने से काम चलेगा? नहीं। क्या चीजें चाहिएगी? दो, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी हो सकता है वो नंबर, और वो एक होती है साथ में यूनिट। तो अगर मैं बोलूंगा इस मार्कर की लेंथ है 15 सेंटीमीटर,
तो ये 15 हो गया डिजिट और सेंटीमीटर क्या हो गई, इसकी यूनिट हो गई, राइट। तो नंबर चाहिएगा, है ना। लेंथ ऑफ अ रूम की अगर बात करें 6 मीटर, तो ये तो हो गई डिजिट और ये क्या हो गया आपका यूनिट हो गया, राइट। चलो आगे। यूनिट क्या है? अ यूनिट इज द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चूजन टू मेजर और एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, चाहे वो लेंथ है, चाहे वो मास है, चाहे वो टाइम है, और भी बहुत सारी चीजें हम आगे बात करेंगे, इन सभी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है ना। उस स्टैंडर्ड को या जिस तरीके से उसको मेंटेन, जिस तरीके से उसको मेजर करेंगे, उस तरीके को हमने क्या नाम दे दिया? यूनिट नाम दे दिया। सेंटीमीटर हो गया, मीटर हो गया, ये सब क्या है? यूनिट्स है, ठीक है। अब सुनो, यहां से थोड़ा सा बात को समझना। मैं थोड़ा बहुत अपने इसमें जा रहा हूं, आपके थोड़ी हिस्ट्री में जा रहा हूं। देखो, आज से कुछ टाइम पहले, कुछ टाइम का मतलब कुछ ज्यादा नहीं तो भी 100 साल पहले, 100 के आसपास की बात करेंगे, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, अलग अलग रीजन ऑफ वर्ल्ड में यूनिट्स जो थी वो अलग अलग थी, है ना। 3 नाम आपको फिजिक्स में वगैरह में देखने को मिलेंगे। एक देखने को मिलेगा सीजीएस, एक देखने को मिलेगा एफपीएस, और एक देखने को मिलेगा एमकेएस। बेसिकली मेन 3 यूनिट्स को या 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज को ज्यादा कंसीडर किया जाता था। यहां पर आता था आपका लेंथ, फर्स्ट को लेंथ बोला, सेकंड को बोला मास, और थर्ड के लिए बात हो रही थी टाइम की, ठीक है। टोटल 3 चीजों की हम लोग मेन ज्यादातर बात करते थे। अब जो जो एमकेएस को फॉलो करता है, ये क्या है? सिस्टम्स है, यूनिट सिस्टम्स बोलता है इनको। 3 सिस्टम चलते थे पूरे वर्ल्ड में। एमकेएस वाले क्या बोलते थे? एमकेएस में एम हो जाता था आपका क्या? मीटर, ठीक है। ये हो जाता था आपका के, क्या हो जाता? किलोग्राम, और टाइम क्या हो जाता था? सेकेंड। बात समझ में आई? मतलब एमकेएस जो फॉलो करते थे उनके लिए लेंथ वो कंसीडर करते थे मीटर में, मास कंसीडर करते थे किलोग्राम में, और टाइम कंसीडर करते थे सेकंड में, ठीक है। जो सीजीएस को फॉलो करते थे उनके लिए लेंथ हो गई आपकी बेटा सेंटीमीटर में, किस में हो गई? सेंटीमीटर में। मास हो गया ग्राम में, और टाइम हो गया इसका सेकंड में। तो ये एमकेएस सीजीएस वालों की थी। इसके लिए बात करें तो एफ फॉर फिट, ये हो जाएगा बेटा पाउंड, और ये हो जाएगा आपका सेकंड। कुल मिलाकर 3 सिस्टम चलते थे। अब प्रॉब्लम कहां आई? प्रॉब्लम आई जब भी आप कभी डेटा को अपने शेयर करते हो, है ना। धीरे धीरे जब जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ साइंस के अंदर, तो पता चला कि भाई इस रीजन के अंदर, मान लो अमेरिका के अंदर बैठा कोई इंसान किसी चीज पर रिसर्च कर रहा है, और इंडिया पर बैठा हुआ इंसान भी उसी चीज पर रिसर्च कर रहा है। कभी कल को उनको मिलने का काम पड़ गया। अब अगर दोनों आपस में मिलेंगे तो एक अपना डेटा शेयर करेगा, सपोज करो एमकेएस में, तो वहां पर वो लेंथ की बात करेगा मीटर में, मास की बात करेगा किलोग्राम में। इंडिया वाला सपोज करो वो एफपीएस को फॉलो कर रहा है, तो एफपीएस में वो लेंथ की बात करेगा फिट में। डेटा में क्या आएगा? मिसमैच आएगा। उसको डेटा समझ में नहीं आएंगे इंडिया वालों का, और इंडिया वालों को डेटा समझ में नहीं आएगा यूएस वालों का। तो ऐसे केस में सारे साइंटिस्ट ने मिलकर एक डिसीजन लिया कि क्यों ना हम ये अलग अलग सिस्टम की जगह एक सिस्टम बनाए, जिसको बोलते हैं बेटा सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। क्या बोलते हैं इसको? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। अब ये इंटरनेशनल सिस्टम में क्या था? इन्होंने कुछ डिसीजंस लिए कि देखो ऐसा है कि अब सब लोग अलग अलग नहीं करेंगे, हम लोग एक ही सिस्टम को फॉलो करेंगे और सबका वही सिस्टम रहेगा, है ना। तो उसको हमने क्या नाम दिया? एसआई सिस्टम या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है। क्या कहता है ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल? जरा देखो, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ 7 यूनिट्स की बात करी इसने। कितनी बात करी? 7 यूनिट्स। देखो वैसे तो बहुत सारी चीजें चाहिएंगी, है ना। जब कैलकुलेशंस करने बैठते हो तो बहुत सारी यूनिट्स की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन 7 बेसिक सिस्टम्स माने कि भाई बाकी इन 7 के अलावा डेराइव्ड वगैरह भी होंगे, तो कुछ चीजों में आप थोड़ा बहुत चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, बट मेन ये 7 चीजें, ये 7 यूनिट्स जो है, इनको आप इसी में यूज करोगे और किसी में यूज नहीं करोगे, ठीक है। सबसे पहले आती है लेंथ। तो लेंथ को रिप्रेजेंट किया एल से, इसकी यूनिट बनी बेटा मीटर, और मीटर को रिप्रेजेंट किस में करते हैं? एम से। फिर मास के लिए हमने एम यूज किया, किलोग्राम इसकी यूनिट बन गई, केजी बोलते हैं इसको। टाइम के लिए टी, और सेकंड इसकी बन गई यूनिट, और इसके लिए आ जाता है एस। इलेक्ट्रिक करंट के लिए आ जाता है आई। एम्पियर इसकी यूनिट हो गई, सिंबल इसका हो गया ए। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर की बात करें तो टी। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना है, ध्यान रखना। केमिस्ट्री में जब भी कभी न्यूमेरिकल्स वगैरह आएंगे तो आपको 99% केस में टेम्परेचर केल्विन में ही लेना है, जब तक कि आपको क्लियरली बोला ना जाए कि आपको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करो, है ना। नहीं तो फिर मतलब नहीं निकलेगा, फिर आपके आंसर्स गलत आएंगे। आपको केल्विन में ही आंसर निकालने हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में आपको कोई यूनिट यूज नहीं करनी है अगर बोला ना जाए तो, ठीक है।
उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को n से रिप्रेजेंट करते हैं और बेटा इसकी यूनिट होती है मोल। इसको आप इंपॉर्टेंट रखना दिमाग में, है ना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे चैप्टर में सब टॉपिक एक तरफ और मोल कॉन्सेप्ट एक तरफ, है ना, आगे आएगा, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये केमिस्ट्री में बहुत कम काम आता है बहुत कम आता है। IV की तरह इसको यूज करते हैं ऐसे, और इसका जो यूनिट बनती है वो कैंडेला बनती है, और C और D इसका स्मॉल में लिखा जाता है। ये देखो स्मॉल में ही है, जो कैपिटल में उसे कैपिटल में रखना, जो स्मॉल में उसे स्मॉल में रखना। अब देखो कई बच्चे सेकंड को SEC लिखते हैं, हम भी कई बार लिख लेते हैं, बट अगर पूछ लिया जाए SI सिस्टम के अंदर टाइम की यूनिट क्या है तो आपको S लिखना है ना। जब यूनिट्स आएंगी, है ना, मीटर पर सेकेंड अगर आपको कहीं लिखने का काम पड़े तो फिर आप ऐसे लिखोगे। मतलब कोशिश करना, बाकी गलत नहीं होगा, थियोरेटिकल एग्जाम में कोई गलत नहीं होगा। ये चीज हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम ये चीज एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो, एक तो हो गया मेन सिस्टम, 7 यूनिट सिस्टम्स हो गए। अब जरूरी थोड़ी है कि इन 7 का ही काम पड़ेगा, हमें तो और भी बहुत सारी चीजों का काम पड़ेगा। उनके लिए कैसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी देखो पीछे आपने यहाँ पे लेंथ मास वगैरह सब देखा, लेकिन कहीं यहाँ पे वॉल्यूम है क्या? नहीं है। अब वॉल्यूम का तो काम पड़ता रहता है, पर वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे सर? तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपको उसी 7 यूनिट सिस्टम से कुछ ना कुछ डेराइव करना पड़ेगा, और कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, तो अगर मैं किसी चीज का वॉल्यूम कंसीडर करना चाहता हूं तो बेसिकली वॉल्यूम क्या है? कितना एरिया कवर किया है। और अगर मैं बात करूं एरिया कवर करने के लिए, तो बेटा यहां पर क्या बनेगी? ये भी एक लेंथ है, बताओ मुझे, ये भी एक क्या है? लेंथ है। और ये भी एक क्या है? लेंथ है। और क्या लेंथ हमारी 7 यूनिट सिस्टम में आती है? यस। लेंथ के लिए आप क्या यूज करते हो? लेंथ के लिए हम यहां यूज करते हैं मीटर। ये भी क्या होता है? मीटर। और ये भी किस में होता है? मीटर में होता है। तो क्या मैं वॉल्यूम को लेंथ